गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डिस्कशन का 28वां सेट है जो अभी तक 135 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसमें पूरे पॉलिटी को समेटने का प्रयास किया गया है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रीट के संदर्भ में है। रीट 5 प्रकार का होता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इस 5 में से 2 रीट से क्वेश्चन है। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक काम नहीं सौंपा गया हो परमादेश रीट जारी नहीं होगा, है ना। ये पहला है परमादेश रीट। परमादेश रीट के द्वारा लोक महत्व के पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को कार्य करने का आदेश दिया जाता है ना। यही इसका यूज होता है। पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कार्य करने का आदेश दिया जाता है। ये परमादेश रीट का उद्देश्य होता है, इसीलिए जारी किया जाता है। लेकिन परमादेश रीट 3 व्यक्तियों के खिलाफ नहीं जारी किया जाता है। 3 इसके अपवाद हैं। इसके अपवाद में पहला राष्ट्रपति हैं, इनके विरुद्ध परमादेश नहीं जारी होगा। लोक महत्व के सबसे बड़े पद पे तो राष्ट्रपति ही बैठे होते हैं, लेकिन इनके विरुद्ध परमादेश नहीं लाया जा सकता है। दूसरा, राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं लाया होगा। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को परमादेश रीट से बाहर रखा गया है। और तीसरा, प्राइवेट व्यक्ति, कोई संस्थान हो, कंपनी हो, उसके विरुद्ध परमादेश रीट नहीं जारी होगा। अब विकल्प, यही परमादेश रीट का पूरा जो कंटेंट है वही है। लोक महत्व के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के विरुद्ध जारी होता है, जारी किया जाता है कार्य करने के लिए, है ना। खुश रहिए आकाश। जारी किया जाता है, कार्य करने का आदेश दिया जाता है। कभी कभी देखते होंगे पटना उच्च न्यायालय पटना के नगर आयुक्त को बुलाकर डांटता है, शहर की सफाई करो नहीं तो जेल भेज देंगे, ऐसा भी कहा जाता है। एक बार बिहार के मुख्य सचिव को सीधे न्यायालय से ही जेल भेज दिया गया था 24 घंटे के लिए। तो एक तो इसका उद्देश्य तो कार्य करने के लिए आदेश होता है, लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जाता है। यहां है कि किसी प्राइवेट संगठन जब तक कि उसे सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो वो उसके विरुद्ध परमादेश नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग रहमान। तो ये सही है। दूसरा, किसी सरकारी कंपनी के विरुद्ध भी जारी नहीं होगा, क्योंकि वो भी कंपनी है, उसका प्राइवेट व्यक्ति का अस्तित्व ही होता है, चाहे वह सरकारी क्यों न हो। जारी नहीं होगा क्योंकि इसे भी प्राइवेट व्यक्ति के रूप में ही मान्यता दी गई है। और तीसरा है कि अधिकार परीक्षा रीट राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल के विरुद्ध नहीं। जो अधिकार परीक्षा होता है को वारंटो, ये रीट जारी किया जाता है लोक महत्व के पद पर बैठे हुए व्यक्ति की पद की वैधानिकता
की जांच करने के उद्देश्य से किया जाता है। किसी भी पद पर आप बैठे हुए हैं, आपका बैठना कानूनी रूप से सही है या नहीं, इसी के लिए अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका चयन डीएसपी में हुआ है, लेकिन इन्फॉर्मेशन में आपने किसी प्रकार की गलती की है। मान लीजिए जनरल कैटेगरी के थे, लेकिन आपने उसे छुपाकर किसी कैटेगरी जहां रिजर्वेशन है, मान लो एससी का सर्टिफिकेट बना लेते हैं, इसके आधार पर आपका चयन होता है। तो नौकरी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया आपके विरुद्ध कि झूठे इन्फॉर्मेशन देकर आपने ये पद प्राप्त किया है, तो यही रीट आपके विरुद्ध जारी होगा और पूछा जाएगा कि आप किस कानूनी हैसियत से इस पद पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जारी होता है को वारंटो। को वारंटो प्रसाद पर्यंत पद के लिए जारी नहीं होता है। जितने भी पद प्रसाद पर्यंत हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा पर जो निर्भर हैं, उसके लिए अधिकार परीक्षा जारी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कब वैधता की जांच करनी ही नहीं है, वो तो किसी की इच्छा से नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रपति का यदि निर्वाचन होता है और निर्वाचन पर कोई क्लेम सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है, वो क्लेम को विचाराधीन कर लेता है सुप्रीम कोर्ट, तो राष्ट्रपति को तो जाएगा ना आदेश कि आप किस कानूनी हैसियत से इस पद पर बैठे हुए हैं। इसलिए राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी होगा, है ना, राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग रत्नी। लेकिन राज्यपाल तो प्रसाद पर्यंत पद है, इच्छा तक ही रहना है। तो प्रसाद पर्यंत राज्यपाल हुए, महान्यायवादी हुए या महाधिवक्ता हैं, ये सब प्रसाद पर्यंत पद है, इसलिए इसके विरुद्ध जारी नहीं होता है। इन तीनों के खिलाफ ये जारी नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रपति के खिलाफ जारी होगा, क्योंकि उनका चुनाव एक प्रक्रिया के तहत होता है, चुने जाने वाले हैं। जैसे देवगौड़ा जब बने थे प्रधानमंत्री, तो किसी ने कर दिया था कि राज्यसभा के मेंबर, उस समय जिस समय प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे देवगौड़ा, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। सुमन गुड मॉर्निंग। तो हुआ था, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हुआ, क्योंकि 6 महीना सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था अपील को ही, क्योंकि 6 महीना तो बिना संसद सदस्य रहे हुए ही प्रधानमंत्री या मंत्री बना जा सकता है, संवैधानिक व्यवस्था है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी होगा चुनाव को लेकर, लेकिन राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत पद है, इसके विरुद्ध जारी नहीं होता है। इसलिए उत्तर तीनों कथन सही है। प्राइवेट संगठन के विरुद्ध मैंडमस जारी नहीं होगा, है ना। पिंकी गुड मॉर्निंग। कोई सरकारी कंपनी के विरुद्ध भी जारी नहीं होगा, और अधिकार परीक्षा रीट राष्ट्रपति के विरुद्ध तो जारी हो सकता है, लेकिन राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत होता है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है ना। सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है, यह शर्त में शामिल है। और भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसका पदेन सदस्य हो सकता है, यह कथन सही है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा या राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तो विचार होगा। विचार करने का अधिकार लोकसभा या विधानसभा को है, संशोधन करने का अधिकार नहीं होता है। और न ही परिसीमन आयोग के आदेश को न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, ये दोनों पर बंदिशें हैं, है ना। तो ये कथन भी सही है, लोकसभा या विधानसभा के सम्मुख रखे जाने पर आदेशों में संशोधन करने का अधिकार लोकसभा या विधानसभा को नहीं होता है। विचार कर सकते हैं, और न ही न्यायालय में भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है। जो कर दिया सो कर दिया। न्यायालय में चुनौती देने की मनाही है।
न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा, चुनौती देने पर रोक है, और ना ही संसद या विधानमंडल उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोनों कथन सही है। दो ही था जी, विकल्प में 3 हो गया था, सब कर दो। 3 लगता है कि छूट गया है। राज्य विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना? तीसरा यही है, राज्य विधानसभा के संदर्भ में क्या गलत है, इसको देखना है। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होगी, ये तो सही है। न्यूनतम 60 होगी, ये भी सही है। लेकिन 3 राज्य ऐसे भी हैं जहां विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है ना? ये भी सही है। ये 3 राज्य हैं, गोवा 40 सीट ही है, मिजोरम 40 सीट ही है, और सिक्किम 32 सीट ही है। इस 3 राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है। दूसरा, यदि राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं होता है तो उसके दल का वरिष्ठ सदस्य विधानसभा का नेता होता है। ऐसा है जी, होगा। नीतीश कुमार तो विधानसभा के सदस्य नहीं है, पिछले 20 वर्षों से नहीं है, 19 वर्षों से। लेकिन विजेंद्र यादव वरिष्ठतम सदस्य हैं उनके, विजय कुमार चौधरी वरिष्ठतम सदस्य हैं। इन लोगों को तो कभी नेता विधानसभा का नहीं कहा गया। नहीं, यही कथन गलत है। हर हाल में मुख्यमंत्री ही विधानसभा का नेता होगा, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, चाहे विधानसभा का सदस्य हो या न हो। यही बात प्रधानमंत्री के संदर्भ में भी लागू होता है। मनमोहन सिंह 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे राज्यसभा सदस्य के रूप में, लेकिन लोकसभा का नेता वही थे। यहाँ नीतीश कुमार 19 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं विधान परिषद सदस्य के रूप में, लेकिन विधानसभा के नेता वही हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यही हो जाएगा। यदि मुख्यमंत्री राज्य के उच्च सदन का सदस्य है तो उसे अपने सरकार के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार नहीं होगा। जब सदस्य ही विधानसभा का नहीं है तो मत देने का अधिकार भी उन्हें नहीं होगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है और विधानसभा के साधारण बहुमत से ही उसकी सरकार के बहुमत का परीक्षण होता है। इसलिए अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं, सदन में रहेंगे क्योंकि सदन के नेता हैं, लेकिन जो मतदान होगा उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। सदन में तो रहना ही है। मंत्री भी अगर विधानसभा या विधान परिषद किसी एक के सदस्य हैं, फिर भी दोनों सदन में जाने का अधिकार रखते हैं, वहाँ बोलने का अधिकार रखते हैं। लेकिन जब भी मत विभाजन होगा तो मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो ये भी सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग करता है? नहीं, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही भंग किया जाता है। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू किया जाएगा, अनुच्छेद 356 लागू किया जाएगा, तो उस स्थिति में विधानसभा को भंग या निलंबित किया जाता है और ये घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसी घोषणा में राष्ट्रपति ही ये घोषणा करेंगे कि विधानसभा को भंग किया जा रहा है या निलंबित किया जा रहा है। तो 356 लागू करने की स्थिति में यही एक कंडीशन मात्र है, जब विधानसभा को भंग या निलंबित राष्ट्रपति के द्वारा होना होगा। नहीं, क्योंकि घोषणा तो वहां से होती है, राज्यपाल तो घोषणा करते नहीं है उसकी। 356 की घोषणा तो राष्ट्रपति के होना है, राष्ट्रपति से होना है।
तीनों आपात व्यवस्था की घोषणा राष्ट्रपति ही करेंगे, अधिकार संविधान उन्हीं को देता है। और उसी घोषणा में ये इंक्लूड रहेगा कि जो राज्य की विधानसभा है उसके साथ क्या होगा, निलंबित होगा या भंग होगा, तो राष्ट्रपति ही करेंगे। इसलिए ये कथन भी सही है। अन्य कोई भी परिस्थिति, यही एक मौका है जब 356 लागू होता है, तब राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा ही विधानसभा को भंग किया जाएगा। ऐसे सामान्य संवैधानिक प्रावधान ये है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल भंग करेंगे, है ना। 25 में चुनाव होना है, चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा, इसके बाद देखिएगा मुख्यमंत्री सलाह जाकर देंगे कि भंग कीजिए, भंग हो जाएगा। तो ये भी सही है, तीनों सही है, केवल ये गलत है हर हाल में मुख्यमंत्री ही विधानसभा का नेता होगा, है ना, क्योंकि बहुमत दल का नेता वही है। निम्नलिखित में से किसका वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है? राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय में राज्यपाल का वेतन भत्ता आता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता आता है, और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति तथा विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता भी राज्य की संचित निधि पर ही भारित है। नहीं, लेकिन महाधिवक्ता जो राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी सलाहकार होते हैं, इनका वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है। यानी इनके वेतन भत्ता पर जो सरकार के मुलाजिम है ना जी, तो इस पर तो विधान मंडल को मतदान करने का अधिकार होगा ही, लेकिन ऊपर वाले तीनों पर भारित व्यय का यही मतलब होता है संसद या विधान मंडल को मतदान नहीं करने का अधिकार। भारित व्यय का यही मतलब होता है। सब व्यय तो संचित निधि से ही होना है ना, इसलिए यही उत्तर सही होगा। ठीक है। अब संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। पहला विकल्प है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन है, जिसका संचालन राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करता है। ये तो सही ही है। नहीं, अब प्रतिनिधि को कई नामों से जानते हैं। प्रतिनिधि को उपराज्यपाल कहा जाता है, दिल्ली में, अंडमान निकोबार में, पांडिचेरी में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, इतने जगह पर तो ये उपराज्यपाल ही कहे जाते हैं। चंडीगढ़ में आयुक्त कहलाते हैं और लक्षद्वीप में प्रशासक ही कहा जाता है। तो इनका प्रतिनिधि होता है। दूसरा, संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त होगा। ये भी सही है। वो बेचारा कहाँ से बनाएगा? हालांकि जहाँ विधानसभा दी जाती है वहाँ कुछ शर्तों के साथ विधि बनाने का अधिकार होता है। जैसे दिल्ली में है विधि बनाने का अधिकार, लेकिन कुछ विषय जैसे लॉ एंड ऑर्डर उनसे अलग किया हुआ है, भूमि अधिग्रहण उनसे अलग किया हुआ है। तो जो अलग है उसको छोड़कर जो विधि बनती है इनके संदर्भ में, इनमें उसको छोड़कर विधि बनाने का पूरा अधिकार संसद को होगा। संघ शासित क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये भी सही है। अभी जम्मू कश्मीर में होगा, लगता है 5 तारीख को चुनाव, यह है मतगणना है, कल मतगणना होने वाली है। इसके बाद जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार में नियुक्त होंगे और सरकार में नियुक्त होने वाले राष्ट्रपति ही करते हैं। हालांकि उपराज्यपाल ही शपथ दिलवाते हैं। होता क्या है कि दावा भी उपराज्यपाल के पास ही होता है सरकार बनाने का। जिसको बहुमत मिलता है दावा पेश करता है, उपराज्यपाल के पास ही होता है। लेकिन उपराज्यपाल स्वयं निर्णय नहीं लेते हैं, वो उस दावे को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं
और जब राष्ट्रपति यहाँ से स्वीकृति दे देते हैं तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। तो राष्ट्रपति के पास ही अधिकार है। हालांकि शपथ ग्रहण उपराज्यपाल के द्वारा ही दिलाया जाता है ना, लेकिन नियुक्त करने वाला अधिकारी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति ही है। चौथा विकल्प है अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संघ शासित क्षेत्रों के लिए नई व्यवस्था करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। यही कथन गलत है। राष्ट्रपति महोदय को नहीं है, संसद को है, और संसद ही करेगी। संसद साधारण बहुमत से करेगी। राष्ट्रपति, यही गलत हो जाता है, राष्ट्रपति को नहीं है ना। राज्य में उपराज्यपाल नहीं होते हैं, राज्य में राज्यपाल होते हैं, है ना। 2800 राज्य में राज्यपाल हैं, संघ शासित क्षेत्र में उपराज्यपाल होते हैं। बिहार में कैसे हो जाएंगे? बिहार तो एक राज्य है नहीं, तो बिहार में उपराज्यपाल की व्यवस्था नहीं है। यहाँ राज्यपाल है ना। 2800 राज्य में राज्यपाल ही होते हैं। संविधान में भी प्रावधान है अनुच्छेद 153 के तहत कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो राज्य में राज्यपाल होने हैं। और संविधान में हालांकि ये नहीं उल्लेख है कि संघ शासित क्षेत्रों में उपराज्यपाल होंगे, वहाँ केवल ये कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन करेगा। तो ऐसी स्थिति में उस विधि के द्वारा जो उन लोगों के लिए विधि बनती है अलग अलग, या फिर जो संघ शासित क्षेत्र अधिनियम 1963 है, उसके तहत ये प्रावधान है कि उपराज्यपाल कहलाएंगे या आयुक्त कहलाएंगे। जम्मू कश्मीर के लिए जो 2019 में परिवर्तन हुआ, उसमें दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि को उपराज्यपाल ही कहा गया है, इसलिए दोनों जगह उपराज्यपाल ही होते हैं। राज्य में नहीं होंगे, किसी राज्य में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति न होकर संसद हो जाएगा। संसद को नई व्यवस्था करने का अधिकार है, राष्ट्रपति को नहीं होता है, ठीक है। तो यही आज 5 क्वेश्चन था। इस 5 क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। परमादेश रीट प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं होगा, राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध भी जारी नहीं होता है, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी नहीं होगा। इसलिए प्राइवेट संगठन जिसे जब तक कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया है, मैंडमस परमादेश उसके विरुद्ध जारी नहीं होगा। कंपनी कोई सरकारी है, उसके विरुद्ध भी जारी नहीं होगा। और अधिकार परीक्षा राष्ट्रपति के विरुद्ध तो जारी हो सकता है, राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होगा, क्योंकि प्रसाद पर्यंत पद है। दूसरा, परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होगा। परिसीमन आयोग जो आदेश देता है, जो निर्णय लेता है, उस पर लोकसभा या विधानसभा विचार तो कर सकती है, परिवर्तन नहीं ला सकती है। साथ ही परिसीमन आयोग के आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, वर्जित है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश परिसीमन आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। अभी तक 4 बार 1952, 1963, 1973 और 2004 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। उम्मीद है कि 2026 में भी किया जाएगा, लेकिन अभी उम्मीद ही है। महिला आरक्षण लागू करना है और इस तरह का वादा सरकार ने संसद में किया भी था, इसलिए 2026 में हो सकता है 5वें परिसीमन आयोग का गठन हो जनगणना के बाद, ठीक है। परिसीमन आयोग के काम 2 ही हैं। राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों के लिए लोकसभा तथा विधानसभा सीटों की संख्या तय करना, और दूसरा, राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के लिए जो विधानसभा के सीटों की संख्या तय की गई है, उसमें से SC ST के लिए आरक्षित होने वाली सीटों की संख्या निर्धारित करना और उसे चिन्हित भी करना कि कौन कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी।
अब एक नया काम जुड़ गया कि महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली सीटों की संख्या भी तय करेंगे, साथ में चिन्हित भी करेंगे। ये नया काम में शामिल होगा। जो 5वें परिसीमन आयोग बनेगा उन्हें ये काम भी करना होगा। ठीक है। तीसरा, राज्य विधानसभा को राष्ट्रपति एक ही परिस्थिति में भंग कर सकता है जब राज्य में अनुच्छेद 356 लागू किया जा रहा है, क्योंकि यह घोषणा राष्ट्रपति ही करता है और उसी घोषणा में यह शामिल होता है कि विधानसभा के साथ क्या किया जाएगा, भंग होगी विधानसभा या कि निलंबित होगी, है ना। सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 हो सकती है, अधिकतम 403 यूपी में है, न्यूनतम 60 हो सकती है, अरुणाचल प्रदेश में 60 ही है, मेघालय में भी लगता है 60 ही है, त्रिपुरा में भी 60, कई राज्यों में 60 ही हैं। 3 राज्य ऐसे हैं जहां सदस्यों की संख्या 60 से कम है, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। 60 से कम ही संख्या है। हर हाल में राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होगा। इसमें कोई किसी प्रकार, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो या ना हो, है ना। अगर राज्य का मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य हो, जैसे नीतीश कुमार हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है या सरकार खुद ही विश्वास प्रस्ताव लाती है बहुमत साबित करने के लिए, तो मुख्यमंत्री सदन में रहेंगे। अंतिम स्पीच भी उन्हीं का होता है, प्रस्ताव भी वही रखते हैं। अगर विश्वास प्रस्ताव आता है, उसका प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही रखा जाता है। एक लाइन का प्रस्ताव होता है कि यह सदन हमारी सरकार में विश्वास व्यक्त करे। इसके बाद बहस होती है। बहस का अंतिम रूप से जवाब मुख्यमंत्री के द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन चूंकि सदस्य हैं नहीं तो मतदान नहीं करेंगे। उस समय हाथ को समेट कर ही रखेंगे। ठीक है। या कोई भी प्रस्ताव जो लोग विधानसभा में लाया गया हो, विश्वास अविश्वास ही नहीं, कोई भी प्रस्ताव या विधेयक की स्वीकृति हो, किसी भी मामले में मुख्यमंत्री वहां मतदान नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि सदस्य नहीं हैं। राज्य की संचित निधि पर राज्यपाल का वेतन भत्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता और विधानसभा के सभापति, उपसभापति तथा विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता भारित व्यय में शामिल होता है, यानी विधानसभा इस पर मतदान नहीं करेगी। महान्यायवादी महाधिवक्ता इससे बाहर हैं। उनके, चूंकि वो तो हमको लगता है कि विधि मंत्रालय के लिए जो फंड अलॉट होता है उसी में से उनका वेतन भत्ता जाता होगा, तो वो तो विभागीय हो गए। विभागीय में तो मतदान होगा ही, तो यही उत्तर होगा। ये तीनों का होता है। इसमें एक और शामिल कर लीजिए, विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष जी कौन है? बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष लिखकर भेजिए। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो सब लोग जानते हैं, बगल के पटना सिटी के हैं, नंदकिशोर यादव। उपाध्यक्ष कौन है बताइए तो जरा। कौन है? कोई भेजो। उपाध्यक्ष से मतलब नहीं रहता है। अरे लोकसभा में नहीं है, कम से कम विधानसभा वाला तो याद रखो। कौन है? नहीं याद है? नरेंद्र नारायण यादव हैं उपाध्यक्ष, नंदकिशोर यादव अध्यक्ष हैं। अभी बिहार में दोनों हैं। इसके पहले महेश्वर हजारी थे, अब मंत्री बन गए हैं। संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन होता है, जिसका संचालन राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करता है। प्रतिनिधियों को उपराज्यपाल के भी नाम से जाना जा रहा है, अभी आयुक्त के नाम से भी जाना जाता है और प्रशासक के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग है, लेकिन ज़्यादातर में लगता है 8 में से 5 जगह तो उपराज्यपाल ही कहे जा रहे हैं। दिल्ली में, पांडिचेरी में, अंडमान निकोबार में पहले से 3 ये थे। दिल्ली, जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी उपराज्यपाल ही कहा गया है। चंडीगढ़ में आयुक्त कहलाते हैं। इस हिसाब से अगर देखिए तो दादर नागर हवेली, दमन दीव
और लक्षद्वीप में शायद प्रशासक कहलाते हैं, है ना। संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्य सूची के विषय पर विधि संसद बनाएगी, कोई इसमें अपवाद नहीं है किसी कंडीशन में। हाँ, अगर वहां विधानसभा है तब विधि बनाने का अधिकार मिलता है, लेकिन शर्तों के साथ ही रहता है, कुछ हटाया हुआ भी रहता है अक्सर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति ही करेंगे। अभी एक आध सप्ताह में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जम्मू कश्मीर में होना भी है। और संघ शासित क्षेत्रों के लिए नई व्यवस्था करने का अधिकार अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद को होता है, जो संसद साधारण बहुमत से करती है। इसके लिए राष्ट्रपति ऑथराइज नहीं है संविधान के द्वारा। ठीक है, तो आज तो यही 5 क्वेश्चन था, समाप्त हो गया। अब मंडे को होगा क्लास, और उसमें पॉलिटी के साथ कुछ इकोनॉमी का भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ कंसेप्चुअल रहेगा और कुछ करंट से जुड़ा हुआ भी रहेगा, ताकि करंट, चूंकि इकोनॉमी में करंट पूछने का ट्रेंड अधिक रहता है, कभी कभी तो एकदम करंटे वाला डाटा सभी उठा के पूछते हैं, तो दोनों को मिलाकर क्वेश्चन रहेगा, ताकि परीक्षा सर पे ही है, अब 1 महीना ही बचा है। तो ऐसी स्थिति में एक महीना 40 दिन का प्रोग्राम रखिएगा, है ना। और परीक्षा होगी 17 को, ऐसा लग रहा है। सेंटर वगैरह के लिए बीपीएससी का एक देखे थे कागज, सोशल मीडिया का दौर है तो सब कुछ आ जाता है सामने। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा होगी, इसलिए ये बस सोचिएगा कि 1 सप्ताह बढ़ेगा, 10 दिन बढ़ेगा, अपनी ओर से पूरी तैयारी करके रखिए। जिस दिन होगा उस दिन निपट लेंगे, यही दिमाग में होना चाहिए। तो निपटना तो है ही, तो परीक्षा होगी, इसलिए करंट का भी कुछ क्वेश्चन उसमें डालते रहेंगे, शायद उसमें से एक आध भी वहाँ मिल जाए तो बड़ी राहत मिलेगी। नहीं तो मिलते हैं मंडे को, पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों के साथ। धन्यवाद।